क्या आप भी जून 2026 में यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो और हर कोई आपको यही एडवाइस कर रहा होगा कि इस टाइम पे आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा पीवाईक्यूज सॉल्व कैसे करने हैं, कैसे पैटर्न को डिकोड करना है कि आप पीवाईक्यूज की हेल्प लेके मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सको। सो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। आज हम दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको उसके पैटर्न को डिकोड करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपने अभी तक यूनिमा क्लासेस यूजीसी नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूनिमा क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल है आपकी यूजीसी नेट जर्नी के लिए। वेलकम टू यूनिमार्क क्लासेस। यूनिमार्क क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो एस्पिरेंट्स, यूनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा, आपकी हिस्ट्री टीचर। आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमें पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है और उसके पैटर्न को डिकोड करके हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं पीवाईक्यूज हमें सॉल्व ही क्यों करने हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व करके हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें एग्जाम का पैटर्न समझ आता है कि एनटीए कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब देखो, आपने प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन करी और आप एग्जाम देने चले गए और आपने यही नहीं प्रिपरेशन करी कौन कौन से पैटर्न है, एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाला है, मैचिंग के फॉर्म में आने वाला है, क्रोनोलॉजी आने वाली है। तो ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स पे पूरा हमारा एग्जाम बनता है। तो अगर आपने उन पैटर्न्स को ही उन ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन नहीं करी तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसलिए हमें पीवाईक्यूज को सॉल्व करना पड़ता है। साथ में जब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमें अपने पास नोट डाउन करने पड़ते हैं कि अच्छा, एनटीए ज्यादातर मुगल्स के बारे में पूछ रहा है, मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, स्टोन एज के बारे में पूछ रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे ही टॉपिक्स हमें साथ साथ नोट करने पड़ते हैं और एंड में पूरा एनालाइज करना पड़ता है कहाँ से ज्यादा डोमिनेंट टॉपिक है, किस टॉपिक में हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो ना, तो आपको साथ में टाइमर भी लेके बैठना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने 2 3 4 4 मिनट पूरे लगा दिए और बाद में फिर भी आप डाउटफुल हो कि ये ठीक है नहीं है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट या 1.5 मिनट ही देना है, ताकि आप प्रॉपर टाइम को मैनेज करते हुए मैक्सिमम मार्क्स ला सको। उसके बाद जब भी आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो ना, तो आप सेल्फ असेसमेंट सीखते हो, आप खुद का परीक्षण समझते हो कि अच्छा, मुझे ये टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से आते हैं, ये टॉपिक्स मुझे नहीं आते, तो मुझे इन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए पीवाईक्यूज हमारे लिए हेल्पफुल है। एंड अगर आप यूनिमा क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा यूनिमा क्लासेस ने 10 मिनट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। उसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। ये टॉपिक्स क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में कुछ इजी टॉपिक्स भी हैं। ऐसे टॉपिक्स जिसको आप सिर्फ 5-7 मिनट ध्यान से थोड़ा पढ़ लो ना, तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब 4 to 6 मार्क्स आपके इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। साथ में हम इन 10 मिनट सीरीज में उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो बार बार एनटीए पूछ रहा है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, 16 संस्कार, 16 संस्कार, जन्म से लेके मृत्यु तक के जो पूरे 16 संस्कार होते हैं उस पर वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद ब्रिटिश के लॉ पे क्वेश्चन पूछता है, लैंड रिफॉर्म्स पे, भूमि सुधार, कॉर्नवालिस का है, स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, इन सारे क्वेश्चंस पे वो फ्रिक्वेंटली पूछता हुआ आया है। तो उन्हीं टॉपिक्स को हमने से 10-10 मिनट की सीरीज में हमने फ्रेम कर रखा है। पहले मैं आपको वहां पे टॉपिक समझाती हूँ और फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 मिनट सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी सारे बच्चों ने हमें बताया कि उनके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो अगर आपने अभी तक यूनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। साथ में उन 10 मिनट सीरीज से आपकी डेली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक क्विक रिवीजन में भी आपका काम करता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज। दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज, यहाँ पे हमारे पास रहने वाले टोटल 100 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन को ठीक करने पे आपको मिलते हैं +2 मार्क्स। और इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं फर्स्ट 25 क्वेश्चन, देन इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ये वीडियो हमारी 4 पार्ट में आने वाली है और हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे हो तो जल्दी से जाओ और नोटबुक और पेन लेकर आओ। सबसे पहले आप क्या करो, अपनी नोटबुक पे 1 से लेके 25 तक ऐसे नंबरिंग कर लो और जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 25 में से कितने मार्क्स का आपने स्कोर करा।
ये वीडियो हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हिंदी में, तो दोनों ही मैं आपको लैंग्वेज दिखाती रहूंगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा मैचिंग। तो अपनी नोटबुक के एक साइड तो अपने नंबरिंग डाल ली है, दूसरे पेज पर हेडिंग डालो मैचिंग। यूजीसी नेट में मैचिंग पूछी जाती है। और मैचिंग कैसे पूछी जाती है, देखो यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 करके होंगे। तो आपको 1 के साथ जो टॉपिक है, 1 के साथ जो टॉपिक मिलाना है, जो मैचिंग मिलानी है, उसको साथ साथ मार्क करना होगा। तो अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर लो कि मैचिंग भी पूछी जाती है। देन उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए और ये रहा हिंदी मीडियम के लिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि इसका आंसर क्या है। फिर मैं आपको 2 मिनट में बताने वाली हूँ कि इसका रियल आंसर क्या है। तो ये रहा हिंदी मीडियम के लिए और ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो चलो एक बार मैं भी देख लेती हूँ इसका आंसर क्या है। जैसे कि बेतुअमाल, अब देखो, अब एक टॉपिक हमने उठाया, हम चारों को पढ़ना पड़ेगा। शाही अस्तबलों के जानवरों के लिए भोजन, तो भोजन की बात हो रही है, चलो ठीक है। यहाँ पे सम्राट के सामने धड़ झुकाकर किया जाने वाला दरबारी शिष्टाचार का एक रूप, सार्वजनिक कोष क्या है, पर्यटक क्षेत्र क्या है। तो कभी कभी अगर वो क्वेश्चंस नहीं आते ना, तो आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। देखो माल माल है तो कोई पैसे की बात हो रही होगी, तो कोष भी हो गया पैसा, तो हो सकता है कि इसका आंसर हमारा ए से थर्ड हो। ऑप्शन में देखेंगे, हाँ भाई ए से थर्ड तो हमारी 2 जगह है। फिर मारूसी क्या होता है, कुर्निश क्या होता है, कि जब आप सम्राट के सामने से शिष्टाचार करते हो, जो कहते हैं ना कैसे अदाप करने का जो बैंड होके जो शिष्टाचार एक है, तो उसको कुर्निश बोलते हैं। तो सी का 2 हो गया, सी का 2। तो देखो ए का 3, सी का 2 हो गया आपका आंसर डिकोड। और दबाव, खुराक क्या होता है, खाना हो गया, तो शाही अस्पताल भोजन हो गया। मारूसी क्या बच गया, पैतृक क्षेत्र। तो हमारा इसका आंसर क्या है, बी का हो जाएगा 4th, डी का हो जाएगा 1 और ये है हमारा सही आंसर। एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका भी आंसर यही था। और यहाँ पे भी हमारे पास सेम हो जाएगा, डी का 4। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच फेमस जर्नल वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय मार्क ब्लॉक एंड लुसियन फेबर इन जनवरी 1929। कि जनवरी 1929 में मार्क ब्लॉक और लुसियन फेब्रे द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी। मार्क ब्लॉक और लुसियन फेब्रे ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी, जल्दी से अपनी नोटबुक में आंसर लिखो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका हमारा आंसर होगा एनाल्स दे हिस्टोरी दे इकोनॉमिक एंड सोशल। ये है हमारा फर्स्ट आंसर। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, टर्म मरकज रेफर टू। मरकज शब्द से क्या तात्पर्य है, मरकज क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखो अपनी नोटबुक में। तो मरकज का मतलब होता है सांस्कृतिक केंद्र। ये क्या है, कल्चरल सेंटर होते थे, उनको हम बोलते थे मरकज। तो आपको समझ आ रहा होगा कि फैक्ट वाइज चीजें भी पूछ रहा है, मैचिंग भी पूछ रहा है। अपनी नोटबुक की दूसरी साइड आप पैटर्न को डिकोड करते हुए चलो। आप देखो, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट फॉर मैरिज, कौन कौन से शादियां होती है। तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और ये रहा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आप पॉज करो, जल्दी से इसको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो और मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि आपके कितने आंसर ठीक हुए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे ना, उसका नाम भी अनाउंस करूंगी। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, प्राजपत्य विवाह क्या होता है, जिसमें गिव्स द गर्ल विदाउट डाउरी विदाउट ब्राइड प्राइस। ठीक है, कि प्राजपत्य शादी विवाह एक ऐसा होता है जिसमें बिना दहेज या दुल्हन के मूल्य को लड़की को सौंप देते हैं। फिर एक अर्शा विवाह क्या होता है, जिसमें डाउरी नहीं दी जाती, टोकन ब्राइड प्राइज ऑफ काउ एंड अ बुल, कि जो वो ब्राइड का जो प्राइज है वो काउ और बुल में दिया जाता है। कि दहेज के स्थान पर क्या दिया जाता है, वधू का अगर मूल्य देना है तो आप गाय या बैल दे दोगे। उसके बाद राक्षस विवाह क्या होता है, खरीद कर। असुर विवाह खरीद कर। और पैशाच विवाह क्या होता है, सोते समय लड़की को बहकाना, कि लड़की सो रही थी या आपने उसको नशे की दवाई दी और उसके बाद आपने किडनैप कर लिया, उठा के ले गए, तो पैशाच विवाह हो गया। उसके बाद असुर विवाह मैरिज बाय परचेज और राक्षस विवाह। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो इन दोनों में से तो कोई एक गलत होगा, एक ही आंसर 2 उसका ऑप्शन में तो नहीं हो सकता ना। तो आपका ए बी ई तो हर जगह ठीक है। देखो ए बी तो यहाँ पे नहीं दिया तो उसको उड़ा दो, यहाँ पे ए नहीं दिया तो इस ऑप्शन को उड़ा दो। यहाँ पे दे रखा है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। अब यहाँ पे आपको देखना है ई भी दे रखा है, तो कौन सा बच गया हमारे पास, डी। तो इट मीन्स हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डी वाला ऑप्शन हमारा क्यों ठीक है, क्योंकि राक्षस विवाह मैरिज बाय परचेस नहीं होता। राक्षस विवाह क्या है, एक राक्षस होता है ना कि उठा के ले जाता है, किडनैप करके ले जाता है। तो जब वो लड़का है लड़की को किडनैप करके उठा के ले गया, उसे जबरदस्ती शादी करवा रहा है ना, उसके पेरेंट्स ने हाँ बोला है ना लड़की ने हाँ बोला है, जबरदस्ती शादी करवाने को बोलते हैं
राक्षस विवाह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने हमारा गलत दे रखा है, इसलिए हमारा ए बी डी ई वाला सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिया ए बी डी, यहाँ पे राक्षस विवाह में खरीदते नहीं है, किडनैप करके उठा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप ऐड कर लो अपनी लिस्ट के अंदर की क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्रमबद्ध करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्रमबद्ध करके लगाना है कि जो भी इवेंट हुआ है ना उसको क्रोनोलॉजी से क्रम के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो पॉज करो, सॉल्व करो और फिर मुझे बताना कि आपका आंसर ठीक हुआ या नहीं। तो आपने सॉल्व करा इस क्वेश्चन को। देखो हमें क्रोनोलॉजी कैसे करनी है ना, इसमें ना आपको सबसे पहली बात तो जरूरी नहीं आपको पांचों के पांचों इवेंट पता हो। ठीक है, सारे इवेंट पता होने हमारे लिए जरूरी नहीं है। सेकंड क्या है, ये कंपल्सरी भी नहीं एग्जैक्ट डेट पता हो, और ना ही आपसे कोई एग्जैक्ट डे पूछ रहा है। ये तो नहीं पूछा ना कि दिल्ली सल्तनत में कौन से दिन बना था, तो ना ही आपको डेट की जरूरत है और ना ही आपको डे की जरूरत है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन एक रफली आइडिया से भी हो जाते हैं। अगर आपको पता हो कि दिल्ली सल्तनत पहले आई थी, फिर उसके बाद क्या आया था, बीजापुर अहमदनगर आया है, फिर गोलकुंडा सबसे लास्ट में आया है। अगर आपको एक आइडिया भी हो ना तो अभी भी आप कर सकते हो। सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत है 1206। तो दिल्ली सल्तनत के लिए हमारे पास दो टॉपिक, दो लाइन है। अब आपको ये भी नहीं, आपको देखो उसने खुद ही बता दिया, आपको श्योरिटी है कि दिल्ली सल्तनत ही सबसे पहले है, तो उसने खुद ही बता दिया। उसके बाद आना है जौनपुर, कश्मीर और मदुरई, खुद ही आपको उसने बता दिया। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको डेट बता देती हूँ। 1339 से लेके 1394 तक हमारी जो रहता है वो रहता है जौनपुर, कश्मीर और मदुरई की सल्तनत। फिर उसके बाद या तो आपसे सी पूछ रहा है या तो ए आएगा, ऊपर या तो सी आएगा या तो ए आएगा, और लास्ट में ई कंफर्म है 1518 गोलकुंडा। ठीक है, अब आपको डे की नहीं जरूरत, तो आपको डेट की जरूरत ही नहीं है। आपकी दो चीजें तो उसने खुद ही बता दी कि ई लास्ट में है और डी उसके बाद है। अब आपको बस यहाँ पे भी ये पता होना चाहिए, लॉजिक लगाओ। तो अब आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने हैं, या तो सबसे पहले अहमदनगर आएगा या फिर उड़ीसा। तो अहमदनगर और बीजापुर की हमारा हो जाता है 1490 और उड़ीसा की हमारी डायनेस्टी हो जाती है 1434। ठीक है, दो करके ऐसी चीजें पूछ रहे हैं। तो अब पहले क्या हो गया, 1206 बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर 1339, देन 1434 आएगा ए। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा सी, अहमदनगर वाला लास्ट में आ जाएगा गोलकुंडा। तो इसका आंसर सही क्या होगा, बी। बी हमारा है सही आंसर। अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझे कि पहली चीज तो आपको प्रॉपर हर चीज पता होना जरूरी नहीं है, और क्रोनोलॉजी देखो डरना नहीं है, आपको थोड़ी स्मार्टनेस लगानी, थोड़ा अवेयर होना है। उस क्वेश्चन को 2 मिनट दो, आराम से शांति से, कहाँ से कैसे चीजें हो सकती है, और इसको खुद सॉल्व करने से ज्यादा ना हेल्प लो ऑप्शंस की। ऑप्शंस को अकॉर्डिंग मैच करो। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते ना आपको सिर्फ बी की श्योरिटी होनी चाहिए, ई आप खुद बता दिया, डी आपको खुद बता दिया, ए और सी को आप कर लो। चलो नहीं पता आपको, भाई मुझे तो नहीं पता कि उड़ीसा पहले आया था या फिर ये बीजापुर पहले आया था, तो अब तुक्का भी मार रहे हो तो 2 या 3 ऑप्शन में से तुक्का मारना। ठीक है, ये नहीं मेरे को तो नहीं आता, चल मैं तो खुंदस में क्या करता हूँ 1 या 4 भर देता हूँ। नहीं भाई, तुक्का भी मार रहे हो तो 2 या 3 का तुक्का मारना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना एंड मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। ऐसे ही करके हमारे बाकी पार्ट्स भी आने वाले हैं, तो आप जल्दी से यूनिमा क्लासेस यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर लो। ये मैं कह रही हूँ ना, चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको हर जगह बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे साथ ही जुड़ के अपने प्रिपरेशन को आराम से स्मूथली बना सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से सॉल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, दक्कन के वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ, आंसर हो जाएगा हमारे पास विंध्य शक्ति वन। ठीक है, विंध्य शक्ति वन थे हमारे दक्कन के वकाटक के संस्थापक। अपने लिस्ट में ऐड कर लो कि आपसे फाउंडर और उनकी डायनेस्टी भी पूछी जाती है, जल्दी से मार्क कर लो। ठीक है, फाउंडर्स और उनकी डायनेस्टी पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपके इसमें हेल्प कर सकती हूँ। अगर इस वीडियो के नीचे 100 लाइक्स हमारे पूरे हो जाते हैं और बहुत सारे कमेंट अगर मेरे पास आते हैं तो मैं इसकी प्रॉपर लिस्ट लेकर आऊंगी। उस लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे फाउंडर का नाम लिखा होगा, कौन कौन से राजा थे जिन्होंने संस्थापक थे, उनकी यहाँ पे डायनेस्टी का नाम लिखा होगा और यहाँ पे उनके ईयर का भी नाम लिखा होगा। जैसे कि 1206 में कौन सी डायनेस्टी आई थी, दिल्ली सल्तनत काल शुरू होता है, गुलाम वंश शुरू होता है। ठीक है, उसके फाउंडर का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऐसे करके मैं पूरी की पूरी अपनी लिस्ट प्रिपेयर करने वाली हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। लेकिन कब, जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स होंगे एंड बहुत सारे कमेंट होंगे, और कमेंट करके आपको कुछ नहीं लिखना, आपको फाउंडर डायनेस्टी लिखना है, डायनेस्टी फाउंडर जो आपका मन है आप इसमें कमेंट कर सकते हो।
फिर मैं एक प्रॉपर लिस्ट आपके लिए जल्दी से इसमें लेकर आने वाली हूँ। ये जो आपके लिए पेज में जो टेबल मैं आपके लिए बनाऊंगी वो आपके लिए काफी वे में हेल्पफुल होगा। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आया था उड़ीसा वाला, तभी भी आप सॉल्व कर सकते हो, और फाउंडर वाला क्वेश्चन आएगा तभी भी आप सॉल्व कर सकते हो। और आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कि अच्छा ये सारी डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर भी था, ये भी आपकी क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है। मैचिंग पे स्टार बना लो कि मैचिंग पूछी जाती है। मैचिंग हो गया, क्रोनोलॉजिकल हो गया, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन हो गए, अभी आगे देखने को मिलेंगे। ये सारे ही इसका पैटर्न है। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए और ये रहा हिंदी मीडियम के लिए। तो जल्दी से सॉल्व करो। अच्छा यहाँ पे इसका ना थर्ड है, यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे थर्ड होगा, ये इसका थर्ड है। अब सॉल्व करो। सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा विलियम विलकॉक की बुक का नाम क्या है, लेक्चर ऑन एंशिएंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन बंगाल। तो ये हो गया ए का आई, ए का आई तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। इट मीन्स आप 2 और 4 को कर दो कैंसल। फिर देखो या तो बी का 1 है या तो बी का 4 होगा। तो मार्क विक्स की बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया। ये वाली जितनी भी बुक्स है ना, इसको अच्छे से रट्टा मार लो और अपनी लिस्ट में ऐड कर लो कि आपसे बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं। जितने भी बुक्स के नाम है, जितने भी ऑथर के नाम है, मैक्सिमम इस चीज को याद कर लो। ये हमारे हिस्टोरिकल पार्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हो जाएगा पोवेल का, बर्डेन पोवेल की बुक्स का नाम हो जाएगा हैंक ऑफ मैन्युफैक्चर, एंड हेनरी इलॉट का हो जाएगा मेमोरीज ऑफ द हिस्ट्री फॉक फेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, मार्क्स मुझे कमेंट करके बताना। ये हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अरेंज द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम वही क्रमबद्ध करके पूछा है। अभी जैसे हमने उड़ीसा वाला करा था ना, सेम इसमें भी क्रोनोलॉजिकल लगाना है। जल्दी से पॉज करो, सॉल्व करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा अब मैं आपको एक और बता देती हूँ। जो आप लिस्ट बना रहे हो ना कि अच्छा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, फैक्ट वाइज क्वेश्चन आने वाले हैं, फाउंडर डायनेस्टी है, उसमें ना एक और क्वेश्चन ऐड कर लो कि एंटी है ना क्या करता है, उसको भी क्रोनोलॉजिकल सॉल्व करने नहीं आते, तो अपनी मर्जी से ना कुछ भी उठ पटांग के ऑप्शन दे देता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ पे बैठेगा ही नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका था ड्रॉप। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के एज इट इज एनटीए के पैटर्न में रखा है। आप ऐड कर लो कि एनटीए के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में भी गड़बड़ होती है, कभी वो ए को सी कर देगा, कभी वो सी को ए कर देगा और बोलेगा सॉल्व करो मुझे क्या। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। मार्ले मिंटो कब आया, 1909 में आया, 1909 में आया है। भारत सरकार अधिनियम 2 आए हैं, एक तो 1915 में और एक 1935 में। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड कब आया है, 1919 में। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब आया है हमारे पास, 1947 से लेके 1950 में। 1947 हो गया, 1950 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा कब बनी हमारी, 1946 में। जब आप इसको अरेंज करने बैठोगे ना तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। सबसे पहले हो जाएगा हमारा ए, फिर उसके बाद हो जाएगा 15 वाला बी मान सकते हो, फिर हो गया सी, और बाद में ई हो गया, और लास्ट में हमारा हो गया डी। तो ये है हमारी सही क्रोनोलॉजी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेट हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये भी एनटीए का पैटर्न है, उसको क्रोनोलॉजिकल सॉल्व करना नहीं आता तो वो भी हमारे सर पे दे देता है। सॉल्व करो, दिमाग खाओ अपना। ठीक है, तो एड ऑन कर लो कि अच्छा अब इसमें हमें क्या करना है। हम वहाँ पे रोएंगे तो नहीं ना, नहीं क्वेश्चन हमारा नहीं हो रहा, वहाँ पे किसी से लड़ेंगे तो है नहीं इन्विजिलेटर से कि इसको ठीक करके दो, ठीक करके दो, है ना। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करके आना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनटीए में जब नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो क्वेश्चन छोड़ना क्यों है भाई, सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो ड्रॉप होता है तो आपको मार्क्स मिलेगा ना, क्योंकि एनटीए कहता है अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और मेरी तरफ से अगर इश्यू हुआ है तो मैं उस क्वेश्चन को हो सकता है ड्रॉप कर दूं, हो सकता है, क्योंकि वो अपनी गलती मानता भी नहीं है ना। तो ड्रॉप हुआ होगा तो आपको +2 मार्क्स मिल जाएंगे जब अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा। अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे आपका टाइम खत्म हो गया है बिल्कुल, मतलब 5 मिनट बचे हैं और मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, ABCD तुक्का मारो, टन 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 क्लिक कर दो, लेकिन हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आदिवासी नेता ने महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण किया? Which ट्राइबल लीडर फॉलोड द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के आदर्शों को कौन सा लीडर पालन कर रहा है? सॉल्व किया आपने तो इसका हमारे पास आ जाएगा अल्लूरू सीताराम राजू।
सीताराम राजू से ट्राइबल नेता थे जो गांधी के आदर्शों को फॉलो करते थे। इसमें आप मार्क कर लो अपनी लिस्ट में, ऐड ऑन करो कि आपसे जो ट्राइबल मूवमेंट है, जनजातीय आंदोलन है, और जो पीजेंट मूवमेंट है, किसानों का आंदोलन है, साथ में 1857 का जो रिवॉल्ट है, ये तीनों ही आंदोलन पे आपसे लीडर के नाम, आपसे डेट, उनकी स्टेट क्या थी, वो सारे क्वेश्चंस पे इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा ट्राइबल कोई मूवमेंट उठा के दे दिया कि संथाल विद्रोह कब हुआ है, उसका लीडर का नाम क्या था, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर लिस्ट बना दूं कि ये लीडर है, ये है ट्राइबल, तो आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे ही नहीं कि आपकी डिमांड है, आप चाहते हो कि मैम प्लीज ये एक वीडियो लेकर आओ, तो मैं कहाँ से बनाऊंगी? सपने तो मुझे नहीं आएंगे ना, अच्छा बच्चा ही चाहता है मैं ऐसा कर देती हूँ। इसलिए आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं उस पर एक वीडियो प्रिपेयर कर पाऊंगी। तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। पॉज करो और जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ी थी, यहाँ पे कुछ डेट्स है वो थोड़ी मैच नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी आंटी ने कहा कि बाकी ऑप्शंस तो मिल ही रहे हैं ना, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। 1568 में अकबर ने फरमान जारी किया था, मदन चतुर्थ को प्रबंधन अधिकारी को सौंप दिए थे और गोविंद और मोहन को जीव दोसाई को सौंप दिया था। तो ये हो जाएगा मंदिर जेजू प्रबंधन के लिए। ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, और ये हमारा आंसर 3। बाकी देख लेते हैं। 1572 में क्या हुआ था, गोकुल में श्रीनाथ जी मंदिर में भू राजस्व के रखरखाव के लिए फरमान जारी किया था अकबर ने। 1565 में क्या हुआ था, अकबर सिख गुरु अमरदास जी से मिले थे, और 1598 में क्या हुआ था, गुरु अर्जुन देव जी से मिले थे। तो ये होगा इसका सही आंसर, ये हो जाएगा हमारा 3rd। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको पॉज करो, सॉल्व करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखने की जरूरत है हमें। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, नवंबर 1956 के अंदर। ठीक है, तो सी का हो गया 1, सी का 1 इधर भी है इधर भी है, दो जगह है भाई, क्या करें। डी का 2 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, उसने खुद ही बता दिया आपको, डी का हो जाएगा 2। अब आपको तुक्का भी मार रहे हो तो इसी में मारना, या तो 1 में तुक्का मारो या 3rd में तुक्का मारो। ठीक है, लेकिन हम तुक्का नहीं मारेंगे, आपको साइंस बताती हूँ। टैप्सू का विलय कब हुआ था, 1956 में हुआ था। सॉरी ये सारा कट हो गया, 1956 में हुआ था पैप्सू का विलय। तो ये हो जाएगा हमारा ए का 3rd, ये हो गया हमारा आंसर ए हमारा ठीक हो जाएगा। और महाराष्ट्र गुजरात कब मिले, 1960 में मिले। ठीक है, समझ आ रहा है। मार्क्स देखो कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो, और मुझे बताना फिर कैसे है। और अगर आपके अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, तो अगर आपने अभी तक हमारी 10 मिनट सीरीज का पार्ट नहीं बने हो तो जल्दी से यूनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, और हमारी 10 मिनट सीरीज में, और आप हमारे साथ हमारी 10 मिनट सीरीज में जुड़ सकते हो। उस 10 मिनट सीरीज में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रॉपर, मैंने पहले आपको 5-7 मिनट अच्छे से उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है, देन साथ में पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा है। 2013 तक के 2009 तक के उसमें पीवाईक्यूज हैं, तो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, क्यों चीजों को जब आपको पता है कि एक चैनल है जो अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है, फ्री में आपकी पढ़ाई करा रहा है, तो क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये फिर आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट वाला। लिस्ट में ऐड ऑन करो कि इसे स्टेटमेंट पूछी जाती है, 5-5 वो स्टेटमेंट दे देगा आपको, बहुत ही बारीकी से हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा और फिर चूज करना पड़ेगा आपका आंसर क्या है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ध्यान दो, कहीं पे नो पूछा है और कहीं पे नो वर्ड है, ओनली वर्ड है कि केवल केवल यही करता है, तो वो अक्सर ना डाउट में रख लेना। नो पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है, तो हमेशा वो डाउटफुल में होगा। जिसकी देखो यहाँ पे पूछा है नॉट एन इम्पोर्टेंट सोर्स, भाई अर्थशास्त्र है वो, मतलब मौर्यन की को मौर्यन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, मैग्नेटिक्स की इंडिका हो, या फिर वो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे उसको ना कह सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, नो था तो इसलिए वो गलत हो गया, ऐसा भी होता है। कहीं पे लोग केवल, क्या अर्थशास्त्र केवल राजा की बात करता है, नहीं भाई, बट यहाँ पे केवल नहीं लिखा है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि अर्थशास्त्र राजा के लिए राज्य प्रशासन पर लिखा एक गया ग्रंथ है जो संभावित रचना है, न कि वास्तविक रचना की है। सही है भाई, सिर्फ अर्थशास्त्र में एक एग्जेप्शन है कौटिल्य की, काश एक राजा ऐसा हो, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, बीयूसी में क्या अर्थशास्त्र में 15 बुक थी या 18 बुक थी, तो इसमें से कोई एक ही ठीक होगा। अच्छा, भरण पोषण की बात कर रहे हैं भाई, इकोनॉमी की बुक है तो भरण पोषण की तो बात करेगा, तो डी ठीक है, डी ठीक है।
तो अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारा बी ठीक है या फिर सी ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी बुक्स है, हमारे पास बुक है 15 बुक्स, ठीक है। तो सी हो गया गलत, उड़ा दो, यहाँ से उड़ा दो, तो हमारा बच गया, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड है हमारा सही आंसर, ए बी डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। मैंने कहा ना एनडीए का आदत है, तो ये भी क्वेश्चन जो पैटर्न इसका बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, इसमें भी इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है। कैसे गड़बड़ी कर रखी है, देखो वाईकॉम कब हुआ है, मैं सारे नाम लिख लेती हूँ फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे डेट्स लिख दी हैं। अब इसका क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वाईकॉम कब हुआ था 1924 से लेकर 1925। तो सबसे पहले तो फिर वाईकॉम में दिख रहा है 24, तो ये हो जाएगा वाईकॉम। फिर एक और 24 है, तो ये हो गया हमारा बहिष्कृति हितकांडी सभा, तो ये हो गया डी। फिर 25 दिख रहा है तो सी, और फिर हमारा हो गया 27 मल्हार बी, और लास्ट में हो गया हमारा ई। तो ये होनी थी हमारी सही क्रोनोलॉजी, लेकिन यहाँ पे मैच कर ही नहीं रही है क्योंकि एनटीए का पैटर्न है वो हमेशा क्रोनोलॉजी को ठीक नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से सॉल्व करो। पिंडारी किसे कहते हैं, पिंडारी वर्ड कहाँ से आया है, पिंडारी शब्द की व्यक्ति उत्पत्ति कहाँ हुई है, क्या है इसका मतलब। तो इसका मतलब हो जाएगा ये है पिंड का सेवन करने वाला, द वन हु कंज्यूम्स पिंडा, जो पिंडा को कंज्यूम्स करता है उसको बोलते हैं पिंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एज अ टॉपिक भी इंक्लूड कर सकते हो कि 5 ईयर प्लान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है, पेपर 2 में भी। आपको पता होना चाहिए 5 ईयर प्लान कब आया, फर्स्ट प्लान क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, लास्ट प्लान कब था। 5 ईयर प्लान जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी उसको खत्म कर देते हैं, उस पूरे 5 ईयर प्लान को, नया सिस्टम कौन सा इंट्रोड्यूस करते हैं, नीति आयोग आया, कब आया है, क्या उसकी पॉलिसी है। ये एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्व किया आपने, तो देखो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड को। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है भाई, ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है एलिमिनेशन मेथड। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब मंत्रा है, कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, आप क्या करो एलिमिनेट करो, आप लॉजिक लगाओ, यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे। देखो जैसे कि 5 ईयर प्लान है, क्या था वो कि हमें हर 5 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, आगे ग्रो अप की तरफ लेके जाना है। तो आप ग्रो करना है ना, और हमारी इंडिया में कौन सी व्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, दोनों मिक्स करके आगे चल रहे हैं। तो आप उसको रद्द थोड़ी ना करोगे, कैंसिल थोड़ी ना करोगे कि नहीं भाई चलो मिक्स्ड ही हटा दो, तो ये तो गलत है, ई हटा दो, ये कट गया। फिर क्या है, पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए, हाँ भाई ए तो हमारा होना ही चाहिए, तो ए हो गया 2 जगह। फुल एम्प्लॉयमेंट को पूर्ण रोजगार प्राप्त होना चाहिए, ये भी एक बेसिक है, ठीक है, तो बी हमारा हो गया 2 जगह। अब हमें डिसाइड करना है सी ठीक है या डी ठीक है। तो सी कहता है साम्यवादी आदर्शों को लागू करना, हम क्यों करेंगे भाई लागू, कम्युनिस्ट आइडियल्स को हम क्यों लागू करेंगे, तो ये सी हो गया गलत। डी हमारा ठीक है, धन की असमानता को कम करना, चलो आपको नहीं पता कि कम्युनिस्ट को फॉलो किया था नहीं किया, तो आप और बेसिक ढूंढो ना, और नियरेस्ट वाला तो ये ज्यादा अच्छा होगा ना कि इकोनॉमी की बात करेंगे तो अनइक्वालिटी तो खत्म होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए बी डी, फोर्थ आंसर हमारा है एकदम ठीक। 16 क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे बताओ जल्दी से। तो 16 क्वेश्चन में हमारे पास एक इसकी स्टेटमेंट है, वो है ई एच कार्की ने क्या बोला है, ई एच कार ने बोला है इतिहास के प्रत्येक तथ्य में व्याख्या का तत्व निहित होता है, एलिमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंटर्स इनटू एवरी फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ई एच कार ने, ये भी हमारा यूनिट 10 है। यूनिट 10 हमारी क्या कहते हैं, हिस्टोग्राफी पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी सारी चीजें हिस्टोग्राफी पे पूछी जाती है, तो उसी पोर्शन से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो इसको और पॉज करो, जल्दी से लिखो क्या है इसका आंसर सही। तो सॉल्व किया आपने, मार्क करा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, औरंगजेब द्वारा राजा रघुनाथ रॉय के सबसे महान प्रशासक के रूप में दर्ज किया गया है, उस मध्यकालीन लेख का नाम बताइए जिसमें इसका उल्लेख है। तो औरंगजेब ने ना राजा रघुनाथ रॉय को क्या बोला है, महान प्रशासक बोला है, एक ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोला है औरंगजेब ने, किनको, राजा रघुनाथ रॉय को। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि औरंगजेब के बचपन का नाम क्या था, आलमगीर, आलमगीर, ठीक है। औरंगजेब को राजा, देखो उसको तो ऑफिशियल नेम औरंगजेब है ना, राजा का नाम है, उससे पहले उसको आलमगीर बोलते थे, और औरंगजेब है तो अपनी बुक में ही बोलेगा। तो आप अगर तुक्का भी मार रहे हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो कि रुकवात ए आलमगीरी में ही औरंगजेब ने राजा रघुनाथ रॉय को एक ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो।
पॉज करो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो पॉज कर आपने, अब इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लीडर्स के नाम है और यहाँ पे इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो अल्लाह बख्श की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? सिंध यूनाइटेड पार्टी। देन उसके बाद तो ए हमारा एक ही जगह है। फिर बी का 4 हो जाएगा, बलदेव सिंह ने अकाली पार्टी है। सिकंदर हयात खान की पार्टी का नाम क्या है? यूनिस्ट पार्टी। और फिर चौधरी खलीजुमान की पार्टी का नाम क्या है? मुस्लिम लीग यूपी की। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो जल्दी से देखो। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों के लेखन का वर्चस्व रहा है, आमतौर पर क्या कहते हैं? तो 18-19 सेंचुरी में जो हिस्टोग्राफी लिखी जा रही थी ना, राइटिंग्स लिखी जा रही थी, तो उसका क्या नाम है? उस राइटिंग का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट तो भाई ऐसी तो कोई राइटिंग थी नहीं, कम्युनिस्ट राइटिंग तो है नहीं, तो सिर्फ पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी थी। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा। अच्छा, मार्क्सिस्ट हो सकता है कार्ल मार्क्स का, और नेशनलिस्ट हो सकता है। नेशनलिस्ट तो बहुत बाद में है ना, नेशनलिस्ट जब उनको फील हुआ कि यार इंडिया के बारे में चीजें खराब हो रही है, तो चीजें बाद में आई। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटलिस्ट पार्टी। प्राच्यविद थे। 18-19 सेंचुरी में क्या था? यूरोपियंस की ना टेक्निक थी कि ना हम क्या करेंगे, हम इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें से जो भी नेगेटिव चीजें हैं ना, नकारात्मक जो भी तत्व हैं, वो सारे निकाल के ना इनको बोलेंगे। देखो कितना गंदा गंदा लिखा है तुम्हारी बुक्स के अंदर, देख रहे हो? तो अब कौन है? तुम्हें प्रोटेक्ट करने आए हैं, तुम्हें बचाने आए हैं, तुम्हें सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, सभ्य बनाने आए हैं, और हम ही से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे ऐसा करके उन्होंने हमारे इंडियंस का पागल बनाया, और धीरे धीरे उस टाइम पे हम उन पे बिलीव करते चले गए। फिर एक टाइम के बाद नेशनलिस्ट आते हैं, राष्ट्रवादी लेखन आते हैं, वो लिखते हैं और बताते हैं कि कैसा हमें हमारा मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे लिए सब चीजें उलट उलट की जा रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लो। इसको बोलते हैं थ्योरीज कौन कौन सी है, ठीक है। हिस्टोग्राफी की राइटिंग्स कौन कौन सी है, इतिहास लेखन में कौन कौन सी राइटिंग है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रवादी में कौन कौन से लीडर आते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, मार्क्सवादी कौन है, उसके नेता के नाम क्या है, ओरिएंटलिस्ट कौन है, इन सब लीडर्स पे सब सबाल्टर्न इतिहासकार है, कौन कौन से नाम है। और कभी मैचिंग पूछ लेते हैं आपसे कि सबाल्टर्न इतिहासकार का नाम चुनिए, दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा है। ऐसे करके भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ रहा होगा कि पीवाईक्यूज कितने हेल्पफुल हैं। आप क्वेश्चंस को तो समझते ही हो, उसके पैटर्न को भी डिकोड कर पाते हो, उसके टॉपिक्स भी लिख लेते हो, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखो। अब देखो एक और लिस्ट ऐड करो जल्दी से। आप चूज द करेक्ट वन। आपको यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। अब आपसे कह रहा है कौन सा ठीक है, दोनों कौन सा मैच कर रहे हैं, आपको हमें वो बताना है। तो इसको जल्दी से देखो और मुझे बताओ कौन सा ठीक है। तो सॉल्व किया आपने, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? अब देखो, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि द्रविड़ स्टाइल में मालपुरम टेम्पल बना हुआ है। हाँ भाई, द्रविड़ जो साउथ जो द्रविड़ जो साउथ के टेम्पल्स होते हैं, तो मालपुरम टेम्पल है। तो ई तो हमारा तीनों में ही ठीक है। उसके बाद नागर क्या है? जो भारतीय मंदिर शैली है, जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स हो गए, ठीक है। जो अपर साइड में जो टेम्पल्स होते हैं वो नागर शैली में बनती हैं। तो डी भी हमारा ठीक है। तो ये हो गया, हमारे दो में से हमें चूज करना है। फिर क्या होता है? गोपुरम, एक बहुत बड़ा दीवार होता है, इसके बीच में मंदिर हो गया, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े से गोपुरम बनाए जाते थे। एक एंट्रेंस गेट है, बहुत ही सुंदर सुंदर होते थे। तो गोपुरम क्या है? एक विस्तृत प्रवेश द्वार, गेटवे है। तो सी भी ठीक है, सी भी हमारा ठीक है। दो हमारे ऑप्शन में सी हमारा ठीक जा रहा है। अब हमें फोकस करना है या ए ठीक है या बी ठीक है। तो हमें ध्यान देना होगा गर्भगृह। गर्भगृह होता है कि जो जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है ना, उसको बोलते हैं गर्भगृह। तो ए हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। डी बी मंडप हमारा क्यों गलत है? क्योंकि जो गर्भगृह के ऊपर जो स्थित मीनार, देखो ये गर्भगृह है, ये मंदिर है आपका, मंदिर के ऊपर जो मीनार होती है उसको बोलते हैं विमान, ठीक है, विमान बोलते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? मंडप बोलते हैं। नहीं भाई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आंसर ठीक है? ए हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं ये आपको रियलाइज हो रहा होगा ये सेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए हम लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मंगल पांडे नामक एक युवा सैनिक को अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में
29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई, मंगल पांडे शहीद हो गए। तो आपसे जगह पूछ रहा, कौन सी जगह है, जल्दी बताओ कौन सी जगह थी। इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। बैरकपुर से पूरी स्टोरी शुरू हुई थी। 1857 में उनको फांसी दे दी जाती है, फिर सारे 1857 का रिवॉल्ट वहीं से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ। ये भी बहुत एक डिबेटेबल क्वेश्चन था, ये भी एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन था। एनटीए ने क्या बोला, चलो ठीक है मैंने बोल दिया तो आपको आंसर पता चल जाएगा। पॉज करो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, मौर्य साम्राज्य को किस भाग में विभाजित किया जाता है। मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत है, प्रोविंसेस है। तो मौर्य साम्राज्य में हमारे पास 4 प्रांत देखने को मिलते हैं और एक उसकी कैपिटल हो जाएगी पाटलिपुत्र। और 4 प्रांत कौन कौन से हैं, तो शाली है, देन उसके बाद हमारे पास तक्षशिला है, उज्जैन है, और लास्ट में क्या बच जाता है हमारे पास, लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है, स्वर्णगिरी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं 4 प्रांतों में डिवाइड था वो, और एक होगी उसकी कैपिटल, इसलिए 4 प्रांत इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 क्वेश्चंस पे चलते हैं। एंड आप मुझे पॉज करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहे कि पोर्ट टाउन्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, कि वेस्टर्न साइड में कौन कौन से पतन है आप हमें बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारा तंजावुर वेस्ट साइड हमारा नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो गया बी सी डी ई ओनली, थर्ड हमारा ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वेस्टर्न साइड क्या होता है, देखो नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट एंड साउथ है। वेस्टर्न साइड होगा ये वाली साइड पे, ठीक है। तो कलिकट है केरल, क्वेलिन, भटकल सारे केरल साइड ही आते हैं। देश हमारा गुजरात साइड हो गया। तो हमारे पास तंजावुर किधर देखने को मिलता है, इधर तमिलनाडु पे, इसलिए हमारा तंजावुर नहीं माना जाएगा, वो हमारा ईस्ट साइड माना जाएगा, और ये सारे हमारे हो जाएंगे वेस्ट साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, ये रहा इंग्लिश और ये रहा हिंदी। जल्दी से पॉज करके बताओ मुझे क्या इसका ठीक आंसर होगा। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से लिस्ट में ऐड करो, एसरेशन और इरिजन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभिकथन और कारण वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट आर दे दी। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ए ठीक है या आर ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोनों ठीक है लेकिन आपस में लिंक नहीं होते, दोनों बातें आपस में मैच नहीं खा रही। एक होता है दोनों ठीक है लेकिन आपस में मैच नहीं खा रही, दो बातें अलग अलग हैं। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ए एंड आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर इन आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, और ये ठीक है आर नहीं है, ए ठीक नहीं है और आर ठीक है। ऐसे करके एसरेशन और क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पॉज किया इसको आपने, और ये रहा हिंदी मीडियम के लिए। तो इसका आंसर क्या कहते हैं हमसे कि कथन ए कह रहा है कि 1739 और 40 में भारत में पूर्ण हुए फारसी शब्दकोश बहर ए आजम में जागीर या जागीर तलुया को भूमि के एक टुकड़े के रूप में परिभाषित किया गया है। जागीर या तुले को उमरा और मनसबदारों को मानसिक वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। ये बात तो ठीक है, जागीर देते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि राजा ने क्या करा, राजा ने कहा यार मैं कैश कहाँ से लाऊं, इतना पैसा दूं, सबसे अच्छा है मैं आपको जागीर दे देता हूँ, लैंड दे देता हूँ, आप उस लैंड से पैसा कमाओ और अपना गुजारा करते रहो। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह उमरा या जो भी मनसबदार, जो भी इंसान को पैसा वो दे रहा है ना, उस भूमि पर खेती के लिए उत्पादित किसी भी चीज से प्राप्त होने वाले महसूल राजस्व को अपने कब्जे में ले सके। मैंने क्या बोला, मैं तो नहीं दे रहा आपको सैलरी, अगर आपको सैलरी चाहिए तो वो वहां पे मेरी जमीन है, वहां पे जाओ काम करो, लोगों से टैक्स लो, थोड़ा पैसा खुद ले लेना, थोड़ा पैसा मुझे दे देना। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम ही आपस में बात ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा इसका, दोनों बातें ठीक है और दोनों एक दूसरे से कनेक्शन भी लिंक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम पार्ट 2 में मिलेंगे, उसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे सेम पैटर्न पे, साथ साथ आपको पैटर्न समझाती रहूंगी। आप जिससे कि आप समझ गए होंगे पैटर्न, कोई नया पैटर्न आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, टॉपिक्स आपको बताती चलूंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब यूनिमा क्लासेस यूजीसी नेट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लॉर्ड ये प्रिंटिंग प्रेस पे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्ट हो गए जैसे कि चार्टर एक्ट जो है 1913 का, 33 का, ऐसे 53 का, चार्टर एक्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इम्पोज किया था सेंसरशिप 1799 में। ओके ठीक है, 1799 के अधिनियम को प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने इम्पोज करा और ये है।
लॉर्ड विलियम मेंटिक ब्रॉट द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1835। लॉर्ड विलियम मेंटिक ने भारतीय प्रेस मुक्ति 1935 में पेश किया था, ये बात भी ठीक है। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुई है? गड़बड़ी ये हुई कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम 1857 में आया, नहीं आया। 1857 में रिवॉल्ट हुआ है ना, रिवॉल्ट के बाद एक एक्ट आया था, लेकिन वो सेंसरशिप लग गई थी कि आप कुछ भी अगर प्रिंट कर रहे हो ना तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, सेंसरशिप लगी थी, जिसको हम बोलते हैं गैगिंग एक्ट बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ गैगिंग एक्ट। लेकिन ये प्रतिबंध एक्ट तो कुछ था नहीं, तो डी हो गया हमारा गलत। डी उड़ा दो, डी उड़ा दो, डी उड़ा दो, तो हमारा एबीसी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद वर्नाकुलर टैक्स एक्ट जो है 1700 में आया था। स्थानीय भाषा का जो एक्ट है, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि हमारा वर्नाकुलर एक्ट आया था 1878 में। स्थानीय भाषा पे इसका मतलब क्या था कि कोई भी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है ना, उसको आपको प्रिंट करने से थोड़ा रोकने की कोशिश की गई थी। आज के 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ऐसे करके हम पार्ट 4 के अंदर प्रॉपर दिसंबर 2025 के सारे ही पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेंगे। सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, पैटर्न को कैसे डिकोड करना है, एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करना है, जो भी आपके डाउट्स थे, कैसे आपको इशू होता था पीवाईक्यू सॉल्व करने में, होपफुली अब आपकी वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।